मैं सोलिसिटर कामरान एजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या ईए एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज। इस शो में मैं आपके लाइव फ़ोन कॉल देता हूं। अगर आपका भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर भी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। कोर्स की तरफ जाने से पहले आपको थोड़ी सी अपडेट दे जाएँ। और जो एक अपडेट मैंने लास्ट वीक आपके साथ शेयर करनी थी लेकिन मैं भूल गया, और वो है ईए फैमिली परमिट्स के हवाले से। शायद आपको पता होगा कि अगर आप एक यूरोपियन नेशनल हैं, आप अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स को स्पॉन्सर कर सकते थे बिफोर 31 दिसंबर 2020। सो फॉर एग्जांपल, मैं एक यूरोपियन नेशनल हूँ और मैं स्पॉन्सर कर सकता था अपने भाई को, अपने बहन को, अपने अंकल को, अपने आंटी को, नेफ्यू को, नीस को। मुझे साबित करना होता था कि वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं, और डेडलाइन थी 31 दिसंबर 2020। हुआ ये कि हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया फॉर ईए फैमिली परमिट 31 दिसंबर 2020 से पहले, और वो एप्लीकेशन का जो फ़ैसला था वो हुआ नए साल में 2021, और उनकी एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ हो गई या उनकी एप्लीकेशन पर फ़ैसला हुआ 30 जून के बाद। अब जिन एप्लीकेंट्स का फ़ैसला हुआ 30 जून के बाद और उनके एप्लीकेशन सक्सेसफुल थे, होम ऑफिस ने क्या किया, एक चिट्ठी उनको लिख दी कि जी आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल था, लेकिन हम आपको ये फैमिली परमिट इशू नहीं कर सकते कि रूल्स कहते हैं 30 जून के बाद आप यूके एंटर नहीं हो सकते, और इस वजह से हम आपको वीज़ा नहीं इशू करेंगे। और जिन लोगों के एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गए इन 2021, उन्होंने अपील की, वो अपील पर जाके विन हो गए, उनको भी होम ऑफिस ने ये चिट्ठी लिख दी कि सॉरी, रूल्स कहते हैं कि आप 30 जून के बाद एंटर नहीं हो सकते, और इस वजह से हम आपको वीज़ा नहीं इशू कर सकते। ये बहुत लोगों को हुआ, और फिर मुख्तलिफ इदारे थे जिन्होंने होम ऑफिस के साथ रब्ता किया और होम ऑफिस को चैलेंज किया जुडिशल रिव्यू के तहत कि जी जो आप कर रहे हैं ये गलत है। रूल्स ये कहते हैं कि जब कोई एप्लीकेशन कोई भी चेंज से पहले सबमिट हो, चाहे वो रूल बाद में बदल जाए, आपको वीज़ा इशू करना चाहिए जो रूल्स थे चेंजेस से पहले। अब लास्ट वीक होम ऑफिस ने एक्सेप्ट किया है कि जी हम गलत थे, और जिन लोगों ने अप्लाई किया था ईए फैमिली परमिट 31 दिसंबर से पहले और उनका एप्लीकेशन सक्सेसफुल था, हम उनको ईए फैमिली परमिट इशू करेंगे। और ये आएगा रूल्स में फ्रॉम अक्टूबर द 5th, जब नए चेंजेस आएंगे उस दिन के बाद होम ऑफिस ये इशू कर देगी ये ईए फैमिली परमिट्स। सो अगर आपने अप्लाई किया था, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल था और होम ऑफिस ने आपको ये चिट्ठी लिख दी थी, हो सकता है कि होम ऑफिस आपको ऑटोमेटिकली खुद लिखे कि जी हम आपको अब वीज़ा इशू करेंगे। अगर नहीं लिखते, होम ऑफिस शायद एक नया फॉर्म बना दे नेक्स्ट वीक से कि आप ये फॉर्म भरें, हमें रिक्वेस्ट भेजिए और हम आपको ये वीज़ा इशू कर देंगे। जैसे ही इस पर ज़्यादा अपडेट आएगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन जो मेन गुड न्यूज़ ये है कि अगर आपने ये फैमिली परमिट के लिए अप्लाई किया था, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल था 31 दिसंबर के बाद, और होम ऑफिस ने आपको वीज़ा नहीं इशू किया था, अब आपको होम ऑफिस वीज़ा इशू करेगी, ये इन्होंने तस्लीम किया है। सो वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। एक और जो गुड न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है असाइलम सीकर्स के लिए। मुझे अक्सर ये सवाल आता है हर वीक कि आप प्लीज़ हमें बताएं कि एमनेस्टी के बारे में कुछ हो रहा है, कोई अपडेट है या नहीं। अगेन उस पर कोई ख़ास अपडेट नहीं है। अभी भी मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं जो प्रेशर डाल रही हैं होम ऑफिस के ऊपर कि प्लीज़ आप इस पर कुछ करें, और होम ऑफिस का भी यही मौक़िफ़ है कि जी अभी हम फ़िलहाल कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी है शायद इन द फ्यूचर हम इसको रिकन्सिडर करें। सो दैट इज़ द होम ऑफिस स्टांस। लेकिन कल जो जस्टिस सेक्रेटरी है डोमिनिक राब, उन्होंने कहा है कि जो शॉर्टेज है यूके में अभी जॉब्स की, अगर हम देखें ड्राइवर्स की कमी है,
रेस्टोरेंट्स में जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं जो एप्लीकेंट्स हमारे पास अभी नहीं हैं। हॉस्पिटैलिटी में, पब्स में जो कमी है अभी हमारे पास वर्कर्स की, वो हमें पूरी करनी चाहिए असाइलम सीकर्स से। हमें असाइलम सीकर्स को हकूक़ देने चाहिए कि वो काम कर सकें, जैसे कि डेनमार्क में होता है। अगर डेनमार्क में आप देखें, अगर आप एक असाइलम सीकर हैं और आपका एप्लीकेशन पेंडिंग होता है सिस्टम में, आपको ऑटोमेटिकली काम की इजाज़त दी जाती है। और डोमिनिक रैब, जिनके फादर खुद एक इमिग्रेंट थे, वो कहते हैं कि जी हमें उन लोगों को काम की इजाज़त देनी चाहिए। और वो खुद अकेले नहीं हैं जो कह रहे हैं। ये टोरी पार्टी के और भी मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं कि जी हमें असाइलम सीकर्स को काम की इजाज़त देनी चाहिए। फ़िलहाल होम ऑफिस कह रही है कि हमारे पास कोई ऐसे प्लान्स नहीं हैं कि हम असाइलम सीकर्स को काम की इजाज़त देंगे। लेकिन जैसे ये प्रेशर अब होम ऑफिस पर बढ़ रहा है और जिस तरह ये कमी हम देख रहे हैं जॉब्स की, लॉरी ड्राइवर्स की, पेट्रोल की, मेरे ख्याल में बहुत अच्छे चांसेस हैं कि नेक्स्ट 2, 3 या 6 मंथ्स में होम ऑफिस अपनी पॉलिसी को चेंज कर देगी और असाइलम सीकर्स को काम की इजाज़त दे देगी। क्योंकि अगर होम ऑफिस असाइलम सीकर्स को काम की इजाज़त देती है जो जॉब्स शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट पर हैं, फिर भी मेरे ख्याल में ये गुड न्यूज़ है। क्योंकि अगर आप देखें लॉरी ड्राइवर्स, अगर आप देखें फूड शॉर्टेजेस, अगर आप देखें रेस्टोरेंट के जॉब्स, उसमें बहुत अभी कमी है एप्लीकेंट्स की। अगर वो जॉब्स शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट पर आ जाते हैं, फिर जो असाइलम सीकर्स हैं वो ये जॉब्स कर सकते हैं बड़े आराम के साथ। अब यहाँ हमने ये देखना होगा कि अगर अभी जो प्रोसेस है होम ऑफिस में वो है कि अगर आपका एप्लीकेशन 1 साल से पेंडिंग है, आप हमें एप्लीकेशन भेजें वर्क परमिशन की, हम उसको कंसिडर करेंगे और फिर उसके बाद हम आपको देते हैं काम की इजाज़त। हो सकता है कि विदिन नेक्स्ट 1, 2, 3 या 6 मंथ्स में होम ऑफिस ऑटोमेटिकली कर दे कि जिसका एप्लीकेशन पेंडिंग है हम उसको देंगे काम की इजाज़त। सो अब देखते हैं कि इस पर क्या चेंजेस आती हैं। जैसे ही कोई चेंज आएगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है, अगर आप एक असाइलम सीकर हैं और आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गया था और अभी कोई एप्लीकेशन सिस्टम में पेंडिंग नहीं है, आपको क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में, मेरी राय में, मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप अपने सॉलिसिटर के पास जाके कम से कम एक फर्दर सबमिशंस सबमिट कर दें कि जी मेरे सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, मेरी जान को ख़तरा है या कोई और वजूहात हैं जिस वजह से मैं असाइलम क्लेम करना चाह रहा हूँ। वो आप फौरी तौर पर भेज दें कि अगर कोई पॉलिसी चेंज होती है फ्यूचर में आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो ये थी इस वीक की अपडेट्स। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। नाजरीन, बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कामरान भाई, मेरा एक सवाल था। फैमिली वीज़ा, स्पाउस वीज़ा ये होता है, उसके लिए अप्लाई करते हैं लोग। अच्छा, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है एडक्वेट अकोमोडेशन, उसके मतलब मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर इसमें साथ कोई मेरा स्टाफ बच्चा भी इन्वॉल्व हो तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है होम की कि भाई इतने आपके पास गुंजाइश होनी चाहिए, उसका क्या क्राइटेरिया है? मेरे पास जो है इस वक्त घर वो 2 कमरे पर मुश्तमिल है, लेकिन वो कहलाता 1 बेडरूम। ठीक है, उसमें बड़े हैं और किचन सेपरेट है, स्टोर है, बाथरूम है। तो क्या ये काफी होगा एक हस्बैंड वाइफ और एक बच्चे के लिए? वो जो एक मतलब कुछ आप मुझसे पूछना चाहें तो? जी, जो ये घर है आपका उसमें एक लिविंग रूम है? जी, एक लिविंग रूम है जिसको ड्राइंग रूम, टीवी लॉन्च कहते हैं। ठीक है। और अभी आपके साथ कितने लोग रह रहे हैं साथ? मैं अकेला हूँ, मैं सिंगल। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। इस सवाल का जवाब मैं दूंगा ब्रेक के बाद। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप अभी कोशिश कर रहे हैं कॉल करने की और आपकी टर्न नहीं आती, आज शाम को ये वीडियो हम YouTube पर अपलोड करेंगे और वहाँ जाके आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं कोई भी सवाल जो आप मुझे पूछना चाहते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब दूँ। लेकिन एक शर्त है, आपने सब्सक्राइब करना है। सो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल पर जाएं और वहाँ सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
मैं सोलिसिटर कामरान एजाज। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, 7 ਈਅਰ ਚਾਈਲਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਸਟੇਟਲੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਈਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ 075 01 01 01 01। नाज़रीन, वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरान। ब्रेक से पहले एक भाई ने सवाल पूछा था कि वो अपनी वाइफ को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं ऑन अ स्पाउस वीज़ा, और उनके साथ उनका जो स्टेप सन है वो भी साथ अप्लाई कर रहा है। वो अभी रह रहे हैं एक बेडरूम फ्लैट में। अगर जब वो अपनी वाइफ को स्पॉन्सर करेंगे, वो जो अकोमोडेशन है वो मुनासिब है एक इमिग्रेशन एप्लीकेशन के लिए या नहीं, वो था उनका सवाल। अब जब आप अप्लाई करते हैं किसी को स्पॉन्सर करने के लिए, आपने सेटिस्फाई करना होता है स्पेस एंड रूम टेस्ट, जो होम ऑफिस का ये एक टेस्ट होता है। अगर आप इसको सेटिस्फाई करते हैं, होम ऑफिस आपकी वाइफ को वीज़ा इशू कर देगी, और अगर आप नहीं करते, आपके एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। और वो है क्या, आप ये मुझे पूछ रहे होंगे कि अगर आपका एक बेडरूम का घर है, वहाँ 2 अफराद रह सकते हैं। अगर 2 बेडरूम का घर है, 2 पीपल वहाँ रह सकते, 3 पीपल वहाँ रह सकते हैं। सो 2 बेडरूम घर में 3 लोग रह सकते हैं। और अगर 3 बेडरूम का घर है, वहाँ 5 लोग रह सकते हैं। और अगर 4 बेडरूम का घर है, 7.5 लोग वहाँ रह सकते हैं। जो 7 साल का बच्चा कम होता है उसको आधा माना जाता है। और अगर आपका 5 बेडरूम का घर है और ज़्यादा, फिर 2 लोग एक कमरे में रह सकते हैं, एक बेडरूम में। अब आपने मुझे बताया है कि आपका एक बेडरूम का फ्लैट है और वहाँ एक लिविंग रूम भी है। अब अगर आप होम ऑफिस की रूल्स को आप देखें और गाइडेंस को, जो एक लिविंग रूम होता है उसको भी एक बेडरूम माना जाता है। तो इसलिए आपका जो घर है वो एक 2 बेडरूम का घर है होम ऑफिस की गाइडेंस के तहत। इसलिए अगर आप अपनी वाइफ को स्पॉन्सर करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी वाइफ को वीज़ा इशू कर देंगे, क्योंकि आप वो स्पेस और रूम टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। एक बेडरूम में आप और आपकी वाइफ रह सकती हैं, और जो आपका स्टेप सन है, स्टेप चाइल्ड, वो रह सकता है दूसरे बेडरूम में, और आप इस रूल को सेटिस्फाई कर देंगे। सो इसलिए मेन चीज़ आपने ये करनी है कि जब आप अप्लाई करें अपनी वाइफ को स्पॉन्सर करने के लिए, एक अकोमोडेशन रिपोर्ट ज़रूर बनवा लें, जहाँ एक इंस्पेक्टर आता है आपके घर और वो असेस करता है कि आपके पास जगह है, और अगर आपकी वाइफ को वीज़ा दिया जाता है, आपका जो घर है वो ओवरक्राउडेड नहीं होगा। सो ये ज़रूर आप लगाइएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपका वाइफ को वो वीज़ा इशू कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो जी, सामने कामरान भाई। वालेकुम सलाम। मैं एक सवाल याद रह गया था मेरा, मैं भूल गया था। वो था इसी की मतलब की, उसमें था कि एक जो वीज़ा एप्लीकेशन होती है इनसाइड द यूके एंड आउटसाइड द यूके, उसकी दोनों की फीस जो है, अगर आउटसाइड यूके आप जाएं तो उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो वो बजट मैनेज करने के लिए इसका क्या क्राइटेरिया है कि जैसे अब मैं अपनी वाइफ को अभी आपसे जैसे बात हुई, मैं उनको जब स्पॉन्सर करूंगा, तो क्या वो एप्लीकेशन इनसाइड द यूके होगी या आउटसाइड द यूके होगी? ये तो आप खुद ही मुझे ये जवाब दे सकते हैं। आपकी वाइफ कहाँ है? अभी आपके साथ है यूके में या यूके के बाहर है? नहीं, वो तो रहती हैं टर्की में। हाँ जी, और मैं यूके में हूँ। ठीक है। तो सो आप आप स्पॉन्सर जी करूंगा जी तो क्या मैं यहाँ से अप्लाई करूंगा उनके लिए? ठीक है, चाहे आप अप्लाई करेंगे उनके लिए यहाँ यूके में, एप्लीकेंट आपकी वाइफ है, ठीक है ना। सो आपकी वाइफ है आउटसाइड द यूके। सो जब आप फॉर्म को भरेंगे, आपने भरना है आउटसाइड द यूके। और मेरी आपसे एक एडवाइस है, ये जो एप्लीकेशन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और इसकी फ़ीस भी है, अगर आप IHS को मिला के करें टोटल, वो है 3,300 3,400 पाउंड्स, डिपेंडिंग ऑन द कन्वर्जन चार्जेस जो होम ऑफिस आपके फ़ीस लेती है डॉलर्स में। और एक भी गलती हो जाए, एक भी डॉक्यूमेंट आप मिस कर दें, होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देती है और आपको अपील दे देती है। अपील आपको दे देती है, लेकिन वो 6 या 8 माह में वो अपील सुनी जाती है। और अगर आपने वो डॉक्यूमेंट मिस कर दी थी, कभी कभी जजेस भी आपकी अपील को रिफ्यूज़ कर देते हैं कि उनका ये कहना है कि आपने वो डॉक्यूमेंट साथ नहीं लगाई थी और हम इसको अब कंसिडर नहीं कर सकते। सो इसलिए प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो एप्लीकेशन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, सोलिसिटर से एक दफ़ा मिल लें
और उसको कह दें कि प्लीज़ ये फॉर्म मेरे लिए भर दें या ये फॉर्म मेरे लिए चेक कर दें और फिर ही आप ये एप्लीकेशन को सबमिट करिएगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं जावेद बोल रहा हूँ। मैंने सालम मैं मैं यूके में आया था 2004 में और मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया था, 6 महीने का था। ठीक है। और उसके बाद मैंने सालम किया 2011 में। ठीक है। मेरी वाइफ भी आ गई थी उसके दौरान, तो वो भी उसके पास उसका भी वीज़ा एक्सपायर हो गया था, बल्कि उसके ठीक है। ठीक है। तो फिर हम दोनों ने सालम किया तो हमारा केस पास हो गया 2013 में, जून में। ब्रिलियंट। तो अब हमारे पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन रेफ्यूजी स्टेटस। तो हमें मिले हुए 2013 से लेकर अब तक तकरीबन 8 साल हो गए। तो हम कब नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैंने पहले भी इस पर बात की हुई है, लेकिन फिर भी मैं दोहरा देता हूँ कि जब आप अप्लाई करते हैं नेशनलिटी के लिए, आपको गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना होता है। और गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट है कि आपके पास 10 साल लगातार वीज़ा होना चाहिए। लेकिन अगर गाइडेंस को पढ़ा जाए, वहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप असाइलम सीकर हैं, ये जो गाइडेंस है ये आप पर लागू नहीं होती, आप एग्जेम्प्ट हैं गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट से। अब यहाँ थोड़ी सी आप कह लें एम्बिग्यूटी आती है कि एक जगह उन्होंने लिखा हुआ है कि ऑल एप्लीकेंट्स जो हैं, जो अप्लाई करते हैं नेशनलिटी के लिए, उनको सेटिस्फाई करना होता है ये द गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट। और दूसरी जगह आप देखें गाइडेंस में, वो वहाँ लिखा हुआ है कि असाइलम सीकर्स पर ये नहीं लागू होती गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट। अब इन प्रैक्टिस मैंने देखा है कि जब कोई असाइलम सीकर अप्लाई करता है नेशनलिटी के लिए, होम ऑफिस उसके एप्लीकेशन को ग्रांट कर देती है। लेकिन कभी कभी मैंने स्टोरी सुनी है कि जब असाइलम सीकर्स ने अप्लाई किया है, उनका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ भी हो गया। सो इसलिए यहाँ आपने खुद फैसला करना है कि अगर आप वो चांस लेना चाहते हैं या अगर आप वेट करना चाहते हैं 2023 तक, ये आपने ही तय करना है। बेस्ट चीज़ ये होगी कि अगर आप एक सलिसिटर को मिल लें एक दफ़ा, वो फिर आपको सही तरह एडवाइस कर सकता है और आपका केस भी सही तरह तैयार कर सकता है कि आपके एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो कामयाब होने में। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो। हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ हाँ जी। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆ, ਇਹ 2019 ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਯੂਕੇ ਦਾ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਹੇ ਸਨ ਯੂਕੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ ਫੋਰਨ ਇਟਲੀ? ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਟਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਰਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਰੂਲਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਯੂਕੇ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰਹੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਯੂਕੇ ਸਲਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ। ਜੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਪਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। और ਅਸੀਂ देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो। हेलो, यू लाइव ऑन है।
जी कमरान भाई कैसे हैं? ठीक है जी शुक्र अल्लाह का। जी फरमाइए। जी आपसे ये पूछना था मैंने कि मैं अपने पेरेंट्स को पाकिस्तान से स्पॉन्सर करके बुलाना चाहता था इस कंट्री में, ठीक है। और उन्होंने ऑलरेडी जो है कनाडा के लिए अप्लाई किया हुआ, लेकिन उसको ईयर एंड हाफ से ऊपर हो गया, अभी तक उनको कोई जॉब नहीं, कोविड की वजह से वो सारा कुछ सिस्टम रुक गया था। मैं सोच रहा था कि अगर मैं इस कंट्री के लिए अप्लाई करूं उनका, तो वो एप्लीकेशन भी उनकी उसको इफेक्ट होगा, और इस कंट्री में भी शायद ये सोचें कि जो दो कंट्री में अप्लाई करें, आपका ऐसा हो सकता है या इट्स ओके टू डू इट? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे आपने डिक्लेयर करना होगा फॉर्म में जब आप अप्लाई करते हैं, फ़र्ज़ करें विज़िट वीज़े के लिए, कि आपने कोई और ममालिक के लिए वीज़े के लिए अप्लाई किया है, और वहाँ आप लिख दें कि कनाडा के लिए हमने अप्लाई किया था। और वहाँ अगर आपसे वो पूछता है कि उसका क्या डिसीजन था, या आप लिख सकते हैं कि डिसीजन अभी तक नहीं आया, इट्स स्टिल पेंडिंग। हर कंट्री के अपने रूल्स होते हैं, अगर आप वो रूल सेटिस्फाई कर दें, फिर आपके वो पेरेंट्स को विज़िट वीज़ा इशू कर देंगे। मेन चीज़ आपने ये साबित करनी होगी कि आपके जो पेरेंट्स हैं, अगर उनको वीज़ा दिया जाता है फॉर एग्जांपल फॉर विज़िट, उनके पास टाइज़ हैं पाकिस्तान या इंडिया में कि वो वापस जाएंगे। मेन वजह जो विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ होता है यही कारण है कि जो एप्लीकेंट है वो साबित नहीं कर सकता कि उसके पास टाइज़ हैं इन हिज होम कंट्री। आपकी तरफ से आपने स्पॉन्सर लेटर बनाना होता है, और आपने साबित करना है कि आपके पास रिहाइश है जहाँ वो रह सकते हैं और आप उनका ख़र्चा उठा सकते हैं, जो काफ़ी आसान होता है एक ब्रिटिश नेशनल के लिए कि वो प्रूव कर सके। बट अगेन द मेन थिंग इज़ कि आपने पेरेंट्स ने साबित करना होगा कि उनके पास टाइज़ हैं इन द होम कंट्री। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमरान भाई ना मैं ਬਾਈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 7 ਈਅਰ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੇਰੇ ਫਿੰਗਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਦੋ ਦਫਾ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਉਹ ਵੀ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਕਰੀਬਨ। फैसला आ गया या फैसला आ गया ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰਡਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਫਿੰਗਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਦਿੱਤੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 1 ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਮਹੀਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭਿਜਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਔਰ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ, ਔਰ ਦੇਖते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, you're live on air. हेलो हेलो, you're live on air. या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक है जी, भाई। शुक्र अल्लाह का। मैं स्टूडेंट वीजे पे आया हूँ इधर यूके में, ठीक। तो मुझे तकरीबन 3 मंथ हो गए ठीक है। यूके में हुए। आप कौन सी कंट्री से आए हैं? पाकिस्तान से? जी पाकिस्तान से। और आप एंटर कब हुए थे? मैं इधर तकरीबन वो ना मतलब 3 मंथ हो गए मुझे ना अभी यूके में। आप क्या लें, जून में, जुलाई में? हाँ जी हाँ जी। तो मसला ये है कि भाई ये पूछना था कि वो ना मैं यूनिवर्सिटी के साथ अभी यानी कि लाइक मैं उसमें स्टडी मेरी कंटिन्यू है, लेकिन मैं ना मेरी शादी की ना मतलब समझ लें कि कोई पॉसिबिलिटी बन रही है, तो वो शादी मैंने करनी है यूरोपियन लड़की से, तो उसके पास प्री सेटलमेंट है, ठीक है, तो वो यूके में उसके पास वो प्री सेटलमेंट है, वो सेट है इधर। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं उसके साथ शादी कर दूँ तो मेरा ये कौन सी कैटेगरी में केस आएगा? ठीक है। और आपकी मुलाकात किस तरह हुई थी उसके साथ? मुलाकात तो क्या है कि इसी तरह हमारा मतलब फैमिली में ना जानने वाले थे भाई, उन्होंने मेरा उनके साथ बातचीत करवाई है, तो इस तरह हमारा ना मतलब शादी की पॉसिबिलिटी बन गई। ठीक है। और वो काम करती है? जी काम करती है वो। उसकी सालाना सैलरी कितनी है?
सालाना सैलरी वो जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है ना 18,600 उससे ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। इस सवाल का जवाब मैं दूंगा ब्रेक के बाद। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं मेरे ऑफिस में, आप मुझे मिल भी सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान इजाज। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, 7 ਈਅਰ ਚਾਈਲਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਸਟੇਟਲੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਈਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ 07501010101। वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरान। ब्रेक से पहले एक भाई ने सवाल पूछा था कि वो यहाँ स्टूडेंट वीज़े पर आए थे 2-3 माह पहले और अभी उनकी शादी की बात चल रही है और अगर वो स्विच कर सकते हैं टू स्पाउस और कौन सी बेस पर वो अप्लाई करेंगे। जहाँ तक आपका पहला सवाल है, जी हाँ, आप बिल्कुल स्विच कर सकते हैं। आपको शादी का नोटिस देना होगा और अगर होम ऑफिस मुतमिन है कि आपकी रिलेशनशिप जेन्युइन है, फिर आपको वो इजाज़त देगी कि आप शादी कर सकते हैं। यहाँ मेरे ख्याल में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि मोस्ट लाइकली होम ऑफिस आपको इंटरव्यू लिए बुलाएगी क्योंकि आपको खाली अभी हुए हैं 3 माह और वो ये शायद सोचे कि 3 माह में आपको किस तरह प्यार हो गया है खातून के साथ और आप अभी शादी करना चाह रहे हैं। सो इसमें थोड़ी सी सस्पिशन आ सकती है होम ऑफिस की तरफ से और हो सकता है कि आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएं। अगर होम ऑफिस आपको इजाज़त दे देती है फिर आप शादी कर सकते हैं। अब आप प्री सेटलमेंट स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते क्योंकि आपकी शादी होगी 31 दिसंबर 2020 के बाद। आपको एप्लीकेशन सबमिट करना होगा अंडर इमिग्रेशन रूल्स और आपकी वाइफ को सेटिस्फाई करना होगा 18,600 रिक्वायरमेंट। अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं फिर होम ऑफिस आपको वीज़ा इशू कर देगी अंडर द स्पाउस कैटेगरी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सारा बात कर रही हूँ। मुझे एक्चुअली अपनी मॉम के वीज़ा के रिलेटेड पूछना था क्वेश्चन। वो प्रीवियसली विजिट वीज़ास पे आ चुकी हैं, दैट इज़ लाइक 2 ईयर विजिट वीज़ा और नेक्स्ट टाइम उनका 5 ईयर विजिट वीज़ा अप्लाई करने का प्लान है। बट द प्रॉब्लम है कि वो 6 मंथ से ज़्यादा स्टे नहीं कर पाती हैं। शी इज़ ऑल अलोन back home. Right. So उनको the problem is कि मेरा indefinite visa नहीं है, so tier 2 visa. Next year I will be applying for indefinite. Okay. So is there like any way जिसके थ्रू उनका settlement visa apply हो सके या उनका कुछ ऐसा visa apply हो सके so that वो 6 months से, because वो थोड़ा उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती तो इतना travel वो जल्दी कर नहीं पाती, like if she stays like 6 months. आपके So और sorry carry on. No, carry on. और वहाँ एक्चुअली कोई है नहीं बैक होम उनको इतना मतलब संभालने के लिए उनको लुक आफ्टर करना एंड शी इज ओल्ड आल्सो। तो इज देयर एनी लाइक व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इफ आई नीड टू अप्लाई नेक्स्ट ईयर मे बी आफ्टर माय इंडेफिनिट? Do you have any family members in India, for instance your father or your siblings, brothers and sisters? So basically there's no one. No one at all. So my sister, she's married, but she's not, and it's not India. Sorry, it's Pakistan. Okay, so sorry. She lives in Dubai. So Right. and my father is no more. He has passed away. I'm sorry It's to hear just my that. mom actually. Right, and your brothers? Any brothers? There are no brothers. Okay, got it. Thank you very much. We're just 2 sisters. Got it. Thank you very much for your call. सिस्टर ने सवाल पूछा है कि वो टियर 2 वीज़ा पर हैं स्किल्ड वर्कर के ऊपर और उनकी जो वालदा हैं वो आती जाती हैं विज़िट वीज़े के ऊपर। अगर कोई तरीक़ाकार जिस पर वो अपनी मदर को स्पॉन्सर कर सकती हैं ऑन अ परमानेंट बेसिस। अनफॉर्चुनेटली आप अपनी मदर को अभी फ़िलहाल परमानेंट बेस पर स्पॉन्सर नहीं कर सकती क्योंकि अगर जब आप स्किल्ड वर्कर पर होते हैं आप खाली अपने पार्टनर को या अपने बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपने मुझे बताया कि 2 साल बाद आप अप्लाई करेंगी ILR के लिए। जैसे ही आपको ILR मिल जाए फिर आप अपनी मदर को स्पॉन्सर कर सकती हैं। सो
फ़िलहाल अभी के लिए मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि जो ये आपकी मदर आती जाती हैं विज़िट वीज़े के ऊपर, उसी रूट पर वो चलती रहें, और जैसे ही आपको ILR मिल जाता है फिर आप अपनी मदर को स्पॉन्सर कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाजी मुझे इधर 11 साल हो गए हैं। ठीक है। इन लोगों ने यूकेबीओ वालों ने या इस गवर्नमेंट ने कुछ ऐलान किया था इस कोई यूनिवर्सिटी के बारे में, कोई ऐसी ऑप्शन है कि मैं फाइल डाल सकूं पहले कि वेट करूं? कुछ ऐसी ऑप्शन है कोई ठीक है। ऐसी? आपको किसने बताया था कि यूके गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है? नहीं, यूके किसी ने नहीं बताया, लेकिन लोग बातें करते हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का ये गवर्नमेंट ऐलान कर सकती है। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जो लोग कहते हैं ना कि एमनेस्टी आने वाली है, उनसे आप पूछा करें कि आपने कहाँ से सुना था कि एमनेस्टी आने वाली है? आपने कोई ख्वाब देखी थी, या बोरिस जॉनसन आपके घर आया था चाय पीने के लिए, उसने आपको बताया कि मैं ऐलान करने वाला हूँ अभी एमनेस्टी? फ़िलहाल जो होम ऑफिस का मौक़िफ़ है वो है कि हम एमनेस्टी अनाउंस नहीं करेंगे। जो डिबेट हुई थी जुलाई में, वहाँ जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने ये कहा था कि हम एमनेस्टी नहीं अनाउंस करेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे फ्यूचर में कि जो टाइम लिमिट है जिस पेस पर हम वीज़ा देते हैं, जो 20 साल का रूल है, उसको शायद हम चेंज करें, क्योंकि वो बहुत लंबा टाइम है। ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया था स्टार्ट ऑफ द शो में कि डोमिनिक रैब जो हैं जस्टिस सेक्रेटरी, उन्होंने कल इंटरव्यू दिया था जहां वो कह रहे थे कि जो शॉर्टेज हैं जॉब्स की, वो हमें भरनी चाहिए असाइलम सीकर्स के साथ। ये जो आजकल गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान आ रहे हैं। जहाँ तक एमनेस्टी की बात है, अगर आप समझते हैं कि जी एक एमनेस्टी आ जाएगी और सब माइग्रेंट्स को वीज़ा दे देंगे, ये मेरे ख्याल में गलत बात होगी। क्योंकि याद रखें, जब ब्रेक्सिट हुआ था उसकी बुनियाद क्या थी कि हम इमिग्रेशन को स्टॉप करना चाहते हैं। मेन वजह यही थी कि हम इमिग्रेशन को स्टॉप करना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप देखें जब इलेक्शन हुए थे, जो बोरिस जॉनसन ने इलेक्शन जीता था, टोरी पार्टी ने मेजॉरिटी ली थी। पहली दफ़ा टोरी पार्टी ने मेजॉरिटी ली है पिछले 10-12 सालों में। जब डेविड कैमरन था, टेरेसा मे थी, इनकी मेजॉरिटी नहीं थी, याद रखें ये बात। अब जब बोरिस जॉनसन ने इलेक्शन जीता है, उसने मेजॉरिटी ली, और क्यों ली थी? अप नॉर्थ, न्यूकासल साइड्स जो भी देख लें, जाओ जहां हमेशा लेबर को वोट्स मिलते थे, उन लोगों ने वोट्स दिए टोरी पार्टी को। और उसकी क्या वजह थी? वो तंग आ गए थे इमिग्रेशन से कि हम माइग्रेंट्स को पसंद नहीं करते, हम चाहते हैं कि आप सख्ती करें माइग्रेंट्स के साथ और निकालें उनको इस मुल्क से। ये वजह थी। अब ये भी आप देखें कि साल, 1.5 साल में, 2 साल में इलेक्शंस दोबारा होंगे। अगले साल से होम ऑफिस जो गवर्नमेंट है वो अपना मैनिफेस्टो तैयार करेगी, अपनी पॉलिसीज़ तैयार करेगी, क्योंकि उनको पता होगा कि एक इलेक्शन होने वाला है। मेरे ख्याल में वो एमनेस्टी का ऐलान नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम एमनेस्टी का ऐलान कर देते हैं, जब इलेक्शन होगा हम अपनी कुर्सी हार जाएंगे। इसलिए जो यहाँ तक एमनेस्टी की बात है, मुझे नहीं लगता वो ऐलान करेगी। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि वो रूट्स को थोड़ा सा चेंज कर दें कि जी जो लोग जिन लोगों को यहाँ 12 साल हो गए, उनके लिए हम एक रूट बना देते हैं कि उनको हम वीज़ा देंगे 10 ईयर रूट के ऊपर, या 5 साल बाद वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या जैसे अभी बातें चल रही हैं कि जी जो जॉब्स की कमी है वो असाइलम सीकर से हम भरें, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कि जी एमनेस्टी आने वाली है, आप एप्लीकेशन अभी सबमिट कर दें, ह्यूमन राइट्स का एप्लीकेशन, आप सिस्टम में आ जाएंगे और जैसे ही एमनेस्टी का ऐलान होगा आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ये गलत बात होगी। ये पिछले साल ये बातें शुरू हुई थी, अब देख लें 2021 भी ख़त्म हो रहा है, तकरीबन 10-12 हफ्ते रहते हैं और एमनेस्टी का कोई ऐलान नहीं हुआ। इसलिए प्लीज़ मैं आप सबसे यही एडवाइस करूँगा कि जो दोस्त आपको कहते हैं कि एमनेस्टी आने वाली है, या जो वीडियोस आपको कहते हैं कि एमनेस्टी आने वाली है, उन पर ज़्यादा तवज्जो ना दें। अपने सॉलिसिटर के पास जाएं, उनसे आप बात करें कि जी आपके लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शन होगी, और फिर ही आप कोई एप्लीकेशन सबमिट करें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल भैन जी।
ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 1 ਬੈਡਰੂਮ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹਾਂ ਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਬੀ ਟਾਈਮ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡੈਡ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੰਮ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ, ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲਾਈਕ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਡੈਡੀ ਦੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਨੰਬਰ ਇਦਾਂ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ? ਭੈਣ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਪਰੇਟ ਘਰ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿਓ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੋ ਆਏ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ। ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮਦਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਸਨ, ਉਤਨਾ ਬਿਹਤਰ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 25-30 ਲੱਖ ਪਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੈ 25 ਲੱਖ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਗਾਓ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਚਾਂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। हाय, माय नेम इज रितेश पटेल। मैं यहाँ 15 ईयर्स से रह रहा हूँ यूके में। ठीक है। मैं सिटीजन भी हूँ। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो माँ है जो इंडिया में है उसे यहाँ पे परमानेंटली बुला सकूँ। ठीक है। मेरे जब तक मुझे पता था कि अब तक तो ये इम्पॉसिबल था, तो मुझे पता ही नहीं था। फिर देन आई फाउंड कि बुला सकते हैं। तो हुआ ये है कि 3 मंथ्स अगो मेरे फादर की डेथ हो गई है। ठीक है। अब मेरी माँ अकेली है, मेरा भाई है राइट, लेकिन थोड़े उनका साथ रहना थोड़ा मुश्किल है। तो मेरी आई एम मोर वरीड अबाउट माय मदर, अगर वो वहाँ पे रहे तो शायद एनी सीरियस हेल्थ कंडीशंस? सॉरी, एनी सीरियस हेल्थ कंडीशंस योर मदर हैज? सीवियर में तो ये है कि उसका जो नी है पूरी गई है, तो नी रिप्लेसमेंट करवानी है, तो उसका मोबिलिटी में वो थोड़ा प्रॉब्लम है। उसके अलावा बाकी तो इतना हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आप अपने पेरेंट्स को एज ए डिपेंडेंट बुलाना चाहते हैं फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, आपको साबित करना होगा कि उनके पास कोई सीरियस मेडिकल कंडीशंस हैं जिस बेस के ऊपर वो हर दिन के काम नहीं कर सकते, जैसे कि उठना, बैठना, पीना, खाना, और आपने साबित करना होगा वहाँ उनके लिए कोई देखभाल के लिए है नहीं, या आप वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते खे इन इंडिया। इन दोनों में से आपने एक चीज़ साबित करनी होगी। पोटेंशली आप ये साबित कर सकते हैं कि वहाँ कोई है नहीं आपकी मदर को लुक आफ्टर करने के लिए, लेकिन जहाँ तक आपने मुझे बताया है कि आपकी मदर को नी की प्रॉब्लम है, इट्स नॉट ए सीरियस कंडीशन अनफॉर्चुनेटली, और पॉसिबिलिटी है कि होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर दे, और जब आपकी
आपकी मदर की एप्लीकेशन जाए अपील में, वहाँ पे जज तय करेगा कि वो अगर आपकी मदर को वीज़ा देता है या नहीं। बेस्ट थिंग विल बी कि अगर आप अपनी मदर की मेडिकल एविडेंस सारी इकट्ठी कर लें और फिर एप्लीकेशन सबमिट करें, यू विल हैव बेटर चांसेस। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी कॉल आज के लिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, और हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप जाएँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ टाइप करें यूट्यूब पर कामरान इजाज़, आपको मेरी तस्वीर नज़र आ जाएगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी सवाल आप मुझे पूछना चाहते हैं आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब दूँ। इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे, सिर्फ और सिर्फ वीनस टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम।